morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that previous class we have discussing about the poverty as well as some examples of the balance of payment. So in today's class also we are going to discuss some examples of the balance of payment. So on which side it will record it. So the foreign exchange rate will increase or decrease. So what will happen? So let's take one more or another examples of this chapter, as well as we will also recapitulate all the topics related to the balance of payment. So let's get started. Okay. So import of the machine हो गया आपका outflow हो गया, फिर आपका डेबिट साइड, करेंट साइड इंक्रीज इन डिमांड और राइज कर जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव्स अब्रॉड, कि जो भी फंड का ट्रांसफर कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जो हमारे रिलेटिव्स क्या है वो अब्रॉड में रह रहे हैं। ठीक है, सो ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू रिलेटिव अब्रॉड। ठीक है, अब हम लोग क्या ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा ट्रांसफर करने का मतलब है कि ट्रांसफर करने का मतलब है कि हमारा जो फंड है वो क्या है, वो बाहर जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हैं तो इट विल बी दी आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, फिर क्या होगा, जब मनी जाता है हमारे यहाँ से तो क्या होता है, इट विल रिकॉर्डेड इन दी डेबिट साइड। डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, करंट अकाउंट में है। ठीक है, फंड जा रहा है तो करंट अकाउंट में हो गया। डिमांड इंक्रीज हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड जैसे इंक्रीज होगी तो राइज कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एक्सपोर्ट्स ऑफ द मशीन्स। एक्सपोर्ट ऑफ द मशीन होने का मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ से मतलब इंडिया से जो मशीन्स है वो बाहर जा रही है। अब जब मशीन्स या कोई भी गुड्स हमारे यहाँ से बाहर जाएगा तो हमें वो लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, वो हमें पेमेंट करेंगे। जैसे ही वो हमें पेमेंट करेंगे सो देयर विल बी द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। हमारी कंट्री में पैसा आएगा, पैसा जैसे ही आता है तो ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव आइटम हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव आइटम हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आइटम मतलब ये किस साइड रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, किसके, करंट अकाउंट के। जब हमारे पर्सपेक्टिव से एक्सपोर्ट ऑफ द मशीन, हम मशीन्स को एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट मशीन्स का ज्यादा होने का मतलब हो जाता है कि सप्लाई क्या हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की ज्यादा हो रही है, बिकॉज हमें पेमेंट किस में करना पड़ा है, हमें पेमेंट किस में मिल रहा है, फॉरेन करेंसी में मिल रहा है ना। जो भी हमें पेमेंट मिल रहा है वो फॉरेन करेंसी के टर्म में मिल रहा है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना। हम लोग के केस में, इंपोर्ट के केस में क्या हो जाता है कि इंपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो पेमेंट हमें करना पड़ता है, तो पेमेंट आप किस में करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में करते हैं। एक्सपोर्ट भी अगर जो मशीन का हो रहा है तो वो जो भी हमें पेमेंट करेंगे तो वो भी किस में करेंगे, उनके लिए तो वो फॉरेन एक्सचेंज में होगा, मतलब इंडियन रुपी में ही करना पड़ेगा। तो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की, तो इंक्रीज इन सप्लाई एंड फॉल इन द डिमांड, इट लीड्स टू दी एप्रिसिएशन इन द डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन हो जाता है डोमेस्टिक करेंसी में, और एप्रिसिएशन जब होता है तो एक्सचेंज रेट क्या कर जाता है, वो फॉल कर जाता है। एक्सचेंज रेट फॉल करेगा तो कितना होगा, जैसे $1.60 $1.50 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ मशीन्स हो रहा है, तो मशीन एक्सपोर्ट मतलब इंक्रीज इन दी सप्लाई, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। लास्ट वन इज दैट इज बोरोइंग्स फ्रॉम दी अब्रॉड। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि अब्रॉड से बोरोइंग्स हो रही है, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब्रॉड से पैसा ले रहे हैं। जब पैसा ले रहे हैं तो देखिए इस केस में हमारे लिए तो अच्छा नहीं है क्योंकि हम दूसरी कंट्री से पैसा ले रहे हैं, बट बोरोइंग कर रहे हैं तो
हमारे लिए हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है। पैसा जब आता है तो क्या होता है, इट विल बी दी इनफ्लो। इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, इनफ्लो होता है और इधर रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड ऑफ दी बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के किस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, मैंने बताया भी कैपिटल और करेंट अकाउंट के जो भी आइटम्स, हाँ सॉरी, कैपिटल और करेंट अकाउंट दो होते हैं। कैपिटल अकाउंट में वो सारे आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस गवर्नमेंट के अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग बोरोइंग कर रहे हैं, सो इन फ्यूचर वी हैव टू पे ऑल दी मनी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये रिकॉर्ड होगा कैपिटल के क्रेडिट साइड, ठीक है। अब बोरोइंग्स कर रहे हैं तो सेम चीज हम लोग क्या कर रहे हैं कि बोरोइंग करने का मतलब है कि हमें पैसा हम ले रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि सप्लाई इंक्रीज करेगी, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज करेगी। कैसे इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और वहां पे उनकी क्या हो रही है, सप्लाई उनकी इंक्रीज होगी ना, क्योंकि सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लायर हम तो नहीं है ना। हम लोग अपनी डिमांड देखेंगे और जिससे हम लोग ले रहे हैं उनकी सप्लाई देखेंगे, तो ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी ना, क्योंकि हम लोग बोरोइंग्स कर रहे हैं, उन्हें फॉरेन एक्सचेंज के टर्म से उन्हें फंड ज्यादा देना पड़ेगा, तो इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही सप्लाई क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है, तो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट क्या हो जाता है, इस केस में इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इम्पोर्ट होना क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है, और एक्सपोर्ट क्या है, इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी समझिएगा, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सप्लाई में इंक्रीज होगा, और सप्लाई इंक्रीज होती है, सो इट विल रिकॉर्डेड, और फॉरेन एक्सचेंज रेट इज, the rate is falls from the 60 to 50, and this situation is known as appreciation of the domestic currency and depreciation of the foreign currency. It is very important कि how the poor people identify, कि अगर इंडिया में क्या है, poor people है, how poor people identified, ठीक है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको पता है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले और बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में क्या थे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, बट कोई ऐसा मेजर नहीं था कि जिसके थ्रू हम लोग कंट्री के पॉवर्टी को मेजर कर सके, कि कंट्री में पॉवर्टी कितनी है, या किसको हम लोग बोलेंगे कि दे ऑल आर पुअर और टू मच पुअर और वेरी पुअर और लेस पुअर, किसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कह रहा है टू रेफर द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी we need to find the viable and sustainable strategies to address the causes of the poverty, ठीक है। कि जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, उसको हमें देखना ये पड़ेगा कि कैसे, कौन से ऐसे वाइबल और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज हैं जिससे हम लोग क्या है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी को जान लें एंड डिजाइन स्कीम्स, और उसके अकॉर्डिंग है, सबसे पहले होता है किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोज करना, ठीक है। कि जैसे हम लोग भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले हम उसको डायग्नोज करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रिवेंशन मेजर्स को लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्कीम्स को डिजाइन करेंगे कि वो स्कीम्स क्या होंगी, किसको हम लोग को एग्जीक्यूशन करना चाहिए, सो दैट द पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड, ओके। सो हाउएवर फॉर दीज स्कीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, द गवर्नमेंट needs to be able to identify who the poor are, ठीक है। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने से पहले गवर्नमेंट को ये जानना पड़ेगा कि पुअर पीपल है कौन। जैसे अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू के लिए डॉक्टर पहले ये देखेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देगा। ये नहीं कि मेडिसिन दे देगा फिर उसके बाद देखेगा कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो सेम चीज पुअर के साथ भी क्या था कि कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन करने से पहले ये देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, मतलब पॉवर्टी के कॉजेस क्या हो रखे हैं, ठीक है। सो फॉर दिस देयर इज नीड टू डेवलप द स्केल ऑफ मेजर पॉवर्टी। फिर इसके लिए क्या था कि पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स को लेना था, यार्डस्टिक और पैरामीटर्स को लेना था, एंड द फैक्टर्स दैट make up the criteria for the measurement of the mechanism need to carefully chosen। फिर अब उसके अकॉर्डिंग जो भी कोई भी हम लोगों ने
इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिया, फिर उसको केयरफुली क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसको देखिए 2 में डिवाइड किया है कि इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया क्या थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, और इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट। जब इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंट केस में हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे कमेटी बैठी थी, जिसको डिफरेंट काइंड्स की कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी है, ये सारी अलग अलग की क्या है कमेटी है, जो इसमें पॉवर्टी को कैसे मेजर कर सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, इनके लिए उन्होंने क्या किया था, वर्क किया था। बट इन अ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, जब इंडिया क्या थी, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया को देखते हैं तो सबसे पहले देखिए, दिस वन इज ऑल्सो दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन कि कौन था जो कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्हें इंडिया का क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या थे, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, इस जो कंसेप्ट है दैट इज द कंसेप्ट इज पॉवर्टी लाइन। सो यू हैव टू अंडरलाइन योर बुक्स। ठीक है, ये हर लाइन को अंडरलाइन भी कर लिया करिए कि पॉवर्टी लाइन को सबसे पहले किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो ही यूज दी मेन्यू, उन्होंने क्या किया था, अब उस टाइम क्या थे, इतना ज्यादा डेवलप तो था नहीं हमारा इंडिया कि जो बहुत सारे मेजर्स को लेके रखे थे। उन्होंने क्या किया था, वो ये देखे कि जो भी प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, प्रिजनर्स जो होते हैं जेल में, उनके मेन्यू को उठाया, क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी प्रिजनर्स हैं उन्हें क्या है कि जितना फूड एक्चुअली किसी के डेवलपमेंट के लिए, किसी की बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, उन्हें उतना मिलता था, ये ऐसा अज्यूम किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी प्रिजनर्स हैं उनके मेन्यू को उठाया। ठीक है, उनके मेन्यू में उन्होंने देखा कि जैसे उन्हें क्या है, अगर जितना भी उनकी सफिशिएंसी के लिए खाना चाहिए, सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो उसमें उन्हें सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बैलेंस डाइट हो गया, दाल हो गई या चावल हो गया, राइस हो गया या चपातीज हो गई, और जिसको मटन, चिकन, जो भी सारे इसेंशियल है, एग्स, वो सारे उनको प्रॉपर मिलता था, जिन्हें उन्हें जितना मिलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके लिए कह रहा है कि ही यूज दी मेन्यू फॉर उन्होंने क्या किया था, ही यूज दी मेन्यू फॉर अ प्रिजनर्स, उन्होंने प्रिजनर्स के मेन्यू को लिया एंड यूज्ड एप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस टू अराइव एट व्हाट मे बी कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, और उसके प्राइस को देखा कि कितना प्राइस होगा, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि जो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कौन दिया था, तो कौन दिया था, दादा भाई नौरोजी, और उन्होंने सबसे पहले इस कंसेप्ट को पढ़ा था, दैट इज पॉवर्टी लाइन। ठीक है, फिर कह रहा है कि यस, उन्होंने क्या किया, हाउएवर ओनली एडल्ट स्टे इन द जेल वेयरएज इन द एक्चुअल सोसाइटी देयर आर चिल्ड्रन टू। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने अजम्पशन लिया, अजम्पशन यहाँ पे क्या लिया, उन्होंने अज्यूम ये किया कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज 1, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी हो रखी है, 1 है। ठीक है, अब ऐसा तो लेंगे नहीं पूरा वो करोड़ को लेके चलेंगे, फिर वो अगर उसकी स्टडी करेंगे तो इट बिकम्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड ना। तो उन्होंने क्या किया, अज्यूम ये कर लिया, और आपको पता है इकोनॉमिक्स पूरा अजम्पशन पे बेस्ड है, तो ये क्या है, 1 उन्होंने क्या मान लिया कि पूरी इकॉनमी में क्या है कि 1 पॉपुलेशन है। फिर उन्होंने कहा कि ओनली एडल्ट स्टे इन जेल, और आपको पता है कि वो जुवेनाइल जो भी होते हैं, कोर्ट जुवेनाइल मतलब जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाता है, उसकी वो बात ही नहीं की यहाँ पे। उन्होंने बस ये इसको अज्यूम कर लिया कि जो एडल्ट हैं वही क्या होते हैं, जेल में रहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि ही जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यस, तो बट अगर हम लोग एक्चुअल सोसाइटी में बात करते हैं तो एक्चुअल सोसाइटी में क्या होते हैं, चिल्ड्रन भी होते हैं। सो ही देयरफॉर appropriately adjusted the cost of living to arrive at the poverty line। उन्होंने क्या किया, इस कॉस्ट ऑफ लिविंग को एडजस्ट किया जैसे पॉवर्टी लाइन को वो फाइंड आउट कर ले। ठीक है, सो फॉर दिस एडजस्टमेंट, उन्होंने इस एडजस्टमेंट के लिए क्या किया, ही अज्यूम दैट 1/3 of the population consisted of the children and the half of them consume very little and the half of the
कंज्यूम हाफ ऑफ द अडल्ट डाइट। उन्होंने ये अज्यूम किया कि किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन अगर 1 है तो उसमें से 1/3 क्या है, चिल्ड्रन। ठीक है, अब 1/3 प्लस 2/3 करेंगे 3/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और उसी 2/3 और उस कंट्री में, उस सोसाइटी में कितने 2/3 क्या है, एडल्ट है। समझिएगा, इसको छोटा सा कंसेप्ट है बट ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि उन्होंने ये अज्यूम किया कि 1 क्या है, कंट्री की पॉपुलेशन है। और आपको पता है कि उन्होंने ये भी एक चीज और अज्यूम किया कि जो भी एडल्ट का ही क्या है वो जेल है। वहां पे वो जुवेनाइल कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जेल की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे छोटे बच्चों को भी रखा जाता है। तो ये अज्यूम किया और उसमें से वो ये बोल रहे हैं कि 1/3 क्या है, चिल्ड्रन है। तो जब 1/3 चिल्ड्रन हो गए तो बाकी बचे 2/3 जो क्या हो गया, किसी भी कंट्री में वो एडल्ट हो गए। फिर इसमें कह रहे हैं कि 1/3 का हाफ ऐसे बच्चे हैं जो एडल्ट का भी हाफ खा रहे हैं। समझिएगा, पूरा टोटल लिया 1/3 का फिर हाफ करेंगे। 1/3 का हाफ ऐसे बच्चे हैं जो एडल्ट का भी हाफ खा रहे हैं। ठीक है, और 1/3 के हाफ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। मतलब उनका क्या है, वो जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, 0। क्यों? क्योंकि वो बच्चे क्या हो गए, आपके छोटे बच्चे होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं 6 मंथ्स के, वो और उसके छोटे बच्चे वो क्या होते हैं, वो कुछ भी कंज्यूम नहीं करते, 0 कंज्यूम करते हैं। तो इस केस में वो कह रहे हैं 1/3, मतलब 1/3 का हाफ बच्चे ऐसे हैं जो एडल्ट का हाफ खा रहे हैं और 1/3 ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ठीक है, 0 खा रहे हैं। ठीक है, फिर अब कह रहा है कि यस, और ये जो 2/3 है वो पूरा फुल खा रहे हैं। ठीक है, फुल खा रहे हैं। अब ये 1/3 का हाफ ऐसे बच्चे हैं जो हाफ खा रहे हैं, 1/3 ऐसे हैं जो 0 खा रहे हैं। ये हाफ किसका खा रहे हैं, एडल्ट का खा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 1/6 इंटू ये 1/6 इंटू हाफ, और ये आपका हो जाएगा प्लस 1/6 ब्रैकेट में 0। समझ रहे हैं, हाफ क्यों हुआ है, हाफ इसलिए हुआ है, हाफ इसलिए हुआ है क्योंकि ये एडल्ट का हाफ खा रहे हैं, और ये 0 इसलिए हुआ है कि वो बच्चे ऐसे हैं जो बिलो दी 6 मंथ्स है, वो कुछ भी नहीं खा रहे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो एडल्ट है वो एडल्ट पूरा ही खाना खा रहे हैं। मतलब एडल्ट जो एडल्ट है उनको तो पूरा खाना चाहिए ना, अपना जो भी उनका मिनिमम है सब्सिस्टेंस, उनको रहने के लिए उन्हें पूरा ही खाना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा यस 9/12 आएगा 3/4। इसको कर लीजिएगा कैलकुलेट, ये आपका आएगा 9/12 का 3/4। अब इसी 3/4 को वो कहते हैं कि फुल खाना, कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी सोसाइटी में कोई भी कंट्री में रह रहा है, उसको अगर एडल्ट जो भी जेल में रह रहा है, जो भी जेल में पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मैं जेल में, मेरे जेल में रहने पे मेरा कोई भी इंडिविजुअल है, मेरा जितना खाना मिल रहा है उस इंडिविजुअल को मेरा 3/4 भी अगर मिल जा रहा है तो वो अबव द पॉवर्टी लाइन नहीं। अगर 3/4 भी जो जेल में इंसान है उसका 3/4 भी अगर उसको नहीं मिल रहा है, सो वो किससे बिलोंग करेगा, ही बिलोंग और शी बिलोंग्स टू दी बिलो द पॉवर्टी। सो दिस इज दी जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसी को ही जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। ठीक है, ये 1/12 प्लस 1/6 2/3 9/12, इसको क्रॉस करेंगे तो आपका 3 3 9 3 4 12 3/4 फुल हो गया। ये फुल हो गया, मतलब कि अगर कोई भी इंडिविजुअल जिसको पूरा प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट मिल रही है कि उसे मटन चिकन जो भी इसका है, उसे दाल, उसे रोटी, उसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, और एक ऐसा है जो जेल के बाहर है, उसका अगर जेल वाले का 3/4 भी उसको जो बाहर है मिल जाता है, सो ही और शी बिलोंग्स टू दी अबव द पॉवर्टी लाइन। उसी को क्या बोलेंगे कि वो पॉवर्टी लाइन के अबव। अगर वो ऐसा नहीं पा रहा है तो वो दादा भाई नेहरू जी के अकॉर्डिंग वो क्या है, ही बिलोंग्स टू दी बिलो दी पॉवर्टी लाइन। सो दिस इज द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब इसमें आपको जो चीज मेमोराइज करने के लिए है 1 मार्क के लिए, वो यही है कि वो ऐसा भी क्वेश्चन जैसे आपका
कोर्स करके आ सकता है कि जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या क्या है। तो 1/3 याद रखिएगा कि टोटल पॉपुलेशन को 1 लिया गया था, जिसमें से 1/3 चिल्ड्रेन है, बाकी जो बच्चे 2/3 एडल्ट हैं, और 1/3 का भी हाफ ऐसे बच्चे हैं, हाफ ऐसे हैं जो एडल्ट का भी हाफ खा रहे हैं, एडल्ट जो भी खा रहे हैं उनका हाफ खा रहे हैं, और 1/3 का हाफ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे, क्योंकि दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द मिल्क, वो मिल्क पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो वो कुछ भी नहीं खा रहे। तो ये हो गया, तो 1/3 1/6 इंटू हाफ प्लस 0 2/3, 2/3 ऐसे 2/3 एडल्ट हैं जिन्हें पूरा ही खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दिस इज दी बेसिकली 3/4 हो गया। अगर किसी भी इंडिविजुअल को इतना खाना मिल जा रहा है 3/4 ऑफ दी प्रिजनर्स, तो वो क्या है, वो अबव द पॉवर्टी। ठीक है, ओके। फिर कह रहा है कि द वेटेड एवरेज ऑफ द कंजप्शन ऑफ द 3 सेगमेंट्स गिव द एवरेज पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये जो भी एवरेज है कंजप्शन 3 सेगमेंट्स का, 3 सेगमेंट वही जो 1/6 का हाफ एंड द 2/3, उसका वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि एवरेज पॉवर्टी लाइन को दे रहा है, विच कम्स आउट टू बी 3/4 ऑफ द एडल्ट जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो कहाँ से आया है, वो आया है जो क्या लेकर आया है, 3/4 ऑफ द एडल्ट ऑफ द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, उनका जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग लेकर आया है। यही जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कंसेप्ट है जो किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी वॉज द वन हु टॉक अबाउट दी फर्स्टली बाय दी फॉर दी पॉवर्टी लाइन। उन्होंने पॉवर्टी लाइन के बारे में सबसे पहले डिस्कशन भी किया था। ठीक है, फिर ये है प्री इंडिपेंडेंट। ठीक है, फिर बात आती है इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, मैंने बताया कि पोस्ट इंडिपेंडेंट के टाइम क्या था कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे। ग्रुप्स होने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे टास्क फोर्स बनते हैं, बहुत सारे ऐसे कमीशंस बनती हैं जो कैसे पुअर्स को टैकल करना है। ठीक है, जो भी पुअर है कंट्री में उन्हें कैसे टैकल करना है, उन्हें पहले जैसे यहाँ से पता चल गया, जैसे अभी हम लोगों ने 3/4 देखा, यहाँ से ये पता चल गया कि हाँ इतने हैं, अगर उनको खाना नहीं मिल रहा है तो इतने लोग, हम लोग इंडिविजुअल को फॉर एग्जांपल 100, हम लोग सैंपल की बात करते हैं, 100 को लेके चलते हैं कि हाँ 100 ऐसे हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन, इन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है। उस केस में क्या होगा कि अब गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, इनके लिए कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बनाएगी, जैसे कंट्री में पॉपुलेशन के साथ ही साथ हम पॉवर्टी को भी कम कर सकते हैं। पॉपुलेशन होने की वजह से ही कंट्री में पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करेगी सो दैट द गवर्नमेंट कैन इराडिकेट दी पॉवर्टी। पॉवर्टी को वो क्या कर सके, इराडिकेट और रिमूव कर सके। ठीक है, हाँ, अभी क्या था कि इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू वर्क आउट अ मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द पुअर इन द कंट्री, कि कंट्री में कितने पुअर हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर इंस्टेंस कह रहा है कि इन द 1962, आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950, है ना, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा स्लोगन है विच इज गिवन बाय दी इंदिरा गांधी इन दी विच 5th 5-year प्लान। सो ये आपको किस 5-year प्लान में दिया था, उन्होंने इंदिरा गांधी ने दिया था, दैट इज गरीबी हटाओ। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो भी 5-year प्लान बनते थे, अलग अलग प्लान में क्या थे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलते थे कि हमें कंट्री से ये सारी चीज़ों को क्या करना है, रिमूव करना है ना। रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पॉवर्टी को जैसे कोई बर्डन लेके नहीं चल सकते, तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लेके चला जाता था। तो एक किसी 5-year प्लान में ये भी मोटिव था कि एक स्लोगन दिया गया, दैट इज गरीबी हटाओ। अब ये किसमें था, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि किसमें था। ठीक है, फिर यही कह रहा है कि 1962 में क्या था, प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, एक स्टडी ग्रुप को फॉर्म किया। अब ये स्टडी जो ग्रुप था वो भी क्या कर रहा था, इस पर प्रॉपर डिस्कशन कर रहा था, वो ये देख रहा था कि कैसे हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। फिर 79 में एक अलग टास्क फोर्स बना। टास्क फोर्स मतलब कुछ ऐसे फोर्स बनते हैं टास्क फोर्स की, उनका एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे जो उन एक किसी प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट करेंगे ऑन द प्रोजेक्शन ऑफ द मिनिमम नीड्स, जो भी मिनिमम नीड्स हैं, एंड द इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। ठीक है, उसका जो मेन कंसेप्ट था वो यही था कि
प्रोजेक्शन ऑफ द मिनिमम नीड्स एंड द इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड वाज फॉर्म। ये कब बना था? 1979। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते चलिए। फिर कह रहा है इन 1989-2005 एक्सपर्ट ग्रुप भी बना, वर कंस्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बना। ठीक है, उसका क्या था, वो इसका भी जो मोटिव था वो यही था। सो बिसाइड द प्लानिंग कमीशन मैनी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स हैव आल्सो अटेम्प्ट टू डेवलप सच मैकेनिज्म। ठीक है, इस प्लानिंग कमीशन के अलावा भी ऐसे बहुत सारी कमेटी थी, तेंदुलकर, लकड़वाला, ऐसे डिफरेंट कमिटीज थी जो भी क्या कर रही थी, इस पॉवर्टी को टैकल कर रही थी कि कहाँ पे कंट्री में पॉवर्टी है और कैसे इस पॉवर्टी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं।